हे गाइस, दिस इज केकेएस एंड अभी आप लोग देख रहे हैं केकेएस कंप्यूटर साइंस। और अभी हम लोग कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में एक नए यूनिट का स्टार्टिंग, जो कि है आईपीसी एंड प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। ओके, तो ये हमारा एक फ्रेश यूनिट है जिसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और इस यूनिट के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दें तो इस यूनिट में आपको थोड़ा सा जो है अच्छे से केयरफुली सब कुछ टॉपिक को समझना पड़ेगा। क्या चल रहा है वो सबको समझ के चलना पड़ेगा, नहीं तो इसमें हो सकता है आपको थोड़ा सा डिफिकल्टीज फेस करना पड़े। ओके, तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं ये जो आईपीसी लिखा गया है इसका मतलब क्या है। तो ये जो आईपीसी लिखा गया है इस शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है, इसका फुल फॉर्म होता है हमारे पास जो है आई से इंटर, पी से प्रोसेस, एस से है, ये जो सी है सी से होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, ओके, तो इसका फुल फॉर्म क्या हुआ, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। एंड प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या हुआ, जितना भी प्रोसेस रहेगा वो सब आपस में सिंक्रोनाइज्ड रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे पास बहुत सारा प्रोसेस है और वो सभी प्रोसेस मिलके आपस में कोई सिंक्रोनाइजेशन है और वो सब वैल्यू को क्या कर रहे हैं, इधर उधर कर दे रहे हैं, डाटा लॉस कर दे रहे हैं, इनकन्सिस्टेंट क्रिएट कर दे रहे हैं। तो वो सब नहीं होना चाहिए। जितना भी प्रोसेस है वो सब आपस में सिंक्रोनाइज्ड मैनर में वर्क करना चाहिए। और इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन जो है हमारे पास ये बताता है कि जितना भी प्रोसेस है वो सब आपस में जो है कम्युनिकेट करते रहना चाहिए। मतलब अभी वैल्यू ये है, अगर वैल्यू ये रहेगा तो दूसरा प्रोसेस नहीं जा सकता है, उस टाइप का यहाँ पे रहना चाहिए। वैसे तो ये सब को हम डिटेल में समझने वाले हैं, लेकिन फिलहाल की ये जो टॉपिक का है वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। ओके, अब यहाँ से हम बात कर लीजिए ये जो लिखा गया है आईपीसी एंड प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। तो यहाँ पे एक हम एग्जाम्पल लेना चाहेंगे। वो एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, जैसे मान लेते हैं रेलवे ट्रैक का। ओके, ट्रैक कुछ इस प्रकार का रहता है, वो हम नेक्स्ट पेज में लेते हैं। ओके, तो हम ट्रैक बनाने का थोड़ा सा कोशिश करते हैं। इस टाइप का ट्रैक रहता है। एंड देन एक सिलेंड्रिकल इस टाइप का ले लेते हैं। ओके, इस टाइप का रहता है, ट्रैक आपस में मिलता है। ओके गाइस, ओके, जो बनाना चाहे वो बन नहीं रहा है तो इसको ही आप ट्रैक मान लीजिएगा। ये क्या है, ट्रैक है, इस तरह का पे जो है रेलवे ट्रैक बिछा हुआ रहता है। ओके, एंड देन इस तरीका से थोड़ा सा एज्यूम कर लीजिएगा इस टाइप से। किस टाइप से, जैसे इस टाइप से एक ट्रैक इधर से आ रहा है और इसमें मिलेगा, एंड एक ट्रैक इधर से इसमें मिलेगा। इस टाइप से ये ट्रैक जो है आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर भी इसको भी मिला देते हैं। तो इसको ये वाला इससे मिला देते हैं। इस टाइप का एक ट्रैक है। एक रेलवे मान ले, एक जो है मान लेते हैं ट्रेन इधर से आ रहा है और दूसरा ट्रेन जो है वो इधर से आता है, सपोज करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये आपस में अगर सिंक्रोनाइज नहीं रहेगा, सिंक्रोनाइज इन द सेंस इस ट्रेन को पता ही नहीं है ये ट्रेन भी आने वाला है, तो क्या होगा, तो क्या होगा आपको मालूम ही है। तो यहाँ पर भी क्या है, सिंक्रोनाइजेशन भी कुछ इसी प्रकार का है। मतलब समझ लीजिए ये प्रोसेस P1 है और ये प्रोसेस P2 है। प्रोसेस P1 एंड P2, और ये यूज किसका करने वाला है, यूज करने वाला है एक कॉमन जो है रेलवे ट्रैक उसका। ओके, दोनों जो है कॉमन ट्रैक को यूज करने वाला है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोसेस P1 एंड प्रोसेस P2 जो है ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करेगा। और उसके बाद यहाँ पे कौन इस पे आने वाला है पहले, कौन जाने वाला है, वो सब इस पर क्या होगा, बात करेगा। ओके, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए सपोज करिए यहाँ पे अगर नहीं रहता है इस तरह का नहीं रहता है, तो क्या हुआ, जैसे मान लेते हैं P1 को पता ही नहीं है जो P2 आने वाला है, तो P1 क्या करेगा, आराम से आएगा, उसको कोई पता ही नहीं है। और वो यहाँ पर P2 को पता नहीं है जो P1 आने वाला है, तो क्या करेगा, ये भी आते रहेगा और साथ में दोनों क्या करेगा, आपको मालूम ही कोलिजन हो जाएगा दोनों में। और कोलिजन हो जाएगा तो बहुत बड़का हानि हो जाएगा। ओके, तो इसलिए जो है प्रोसेस में सिंक्रोनाइजेशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, प्रोसेस में सिंक्रोनाइज करना आपस में बहुत ज़रूरी है। ओके, देन आई होप इससे जो है थोड़ा सा आपको आइडिया लगा होगा जो प्रोसेस क्यों इंपॉर्टेंट है दोनों में सिंक्रोनाइज करना। इसी तरह से मान लीजिए हमारे पास P1 एंड P2 दो प्रोसेस है और एक कोई वेरिएबल x है और ये दोनों इस पे काम करना चाहता है इस वेरिएबल पे। तो वहाँ पे हमको ये एज्यूम करना पड़ेगा जब कौन पहले आ रहा है, उस वैल्यू में क्या चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है, और P2 जो वैल्यू यूज़ कर रहा है वो कौन से वैल्यू को यूज़ कर रहा है। उसी तरीका से ये रेलवे ट्रैक से आप इसको जो है रिलेट करके समझ सकते हैं। तो ये तो रहा थोड़ा सा ओवरव्यू इस चैप्टर का किस तरह से करना है। तो अब थोड़ा सा इस चैप्टर में डिटेलिंग में समझते हैं, जब कैसे अगर मान लेते हैं
ये तो हम ये रेलवे ट्रैक से समझ लिए। इन चैप्टर में आए प्रोसेस का बात करें, तो प्रोसेस में अगर हमारे पास सिंक्रोनाइजेशन नहीं रहता है तो क्या होगा। प्रोसेस में अगर सिंक्रोनाइजेशन नहीं रहता है तो क्या होगा वो समझते हैं। तो क्या होगा, चलिए कुछ कुछ टर्म लिख देते हैं क्या होगा। ओके, तो यहाँ पे अब हम लिख रहे हैं सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन, ओके। देन अब इसमें आते हैं कुछ चीज़ें लिखते हैं, जैसे कि हमारे पास सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा, मतलब लैक ऑफ सिंक्रोनाइजेशन इन आईपीसी। आईपीसी इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन इन्वायरमेंट लीड्स टू दी फॉलोइंग प्रॉब्लम। कुछ कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है उस प्रॉब्लम को समझते हैं। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो आ सकता है क्या, इनकंसिस्टेंट का, इनकंसिस्टेंसी का आ सकता है। ओके, मीन्स इनकरेक्ट डाटा जो है वो इनकरेक्ट यहाँ पे रीड कर लेगा। इनकरेक्टनेस जो है रिजल्ट हमारा जो है रॉन्ग हो जाएगा। एंड सेकेंड जो है हो सकता है हमारा कुछ डाटा लॉस हो जाए। ठीक है, लॉस ऑफ डाटा। एंड तीसरा जो है डेडलॉक का भी सिचुएशन आ सकता है। कैसे आएगा, जब हम आगे इसका जो एल्गोरिथम वगैरह है उसमें देखेंगे। अगर हम सिंक्रोनाइजेशन नहीं करते हैं तो किस तरह से वो है डेडलॉक का प्रॉब्लम आता है। ओके, लॉक ऑफ, डेडलॉक का मतलब क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। उससे पहले इतना जो चीज़ है वो सब समझ में आया। इनकंसिस्टेंट मतलब यहाँ पे जो है हमारा रॉन्ग रिजल्ट आ जाएगा, रॉन्ग रिजल्ट। और लॉस ऑफ डाटा तो आपको मालूम है किस तरह से होता है। और उसके बाद जो है ये इसका मतलब होता है इनफाइनाइट ब्लॉकिंग। इनफाइनाइट ब्लॉकिंग ऑफ प्रोसेस, हमारा जो प्रोसेस है वो इनफाइनाइट टाइम तक क्या होगा, ब्लॉक हो जाएगा। तो उसी को हम लोग बोलते हैं डेडलॉक। और डेडलॉक एक सेपरेट चैप्टर ही है पढ़ना। तो इस तरह से हमारा जो है ये सब इन तीनों कारण से हमारा जो है सिंक्रोनाइजेशन का नीड है। तो नीड ऑफ सिंक्रोनाइजेशन इसीलिए है, सिंक्रोनाइजेशन। आई होप आपको अब क्लियर हुआ होगा जो है सिंक्रोनाइजेशन का यूज़ क्या है और सिंक्रोनाइजेशन हम क्यों करते हैं। तो इतना चीज़ क्लियर हो गया, तो अब थोड़ा सा हम बढ़ते हैं कि हमारे पास सिंक्रोनाइजेशन होता क्या है वो समझते हैं आप। ठीक है, उसका एक जो है डेफिनेशन लिख देते हैं। तो ये तो हम टर्म लिखे हैं अभी, जो सिंक्रोनाइजेशन अगर नहीं होगा तो क्या क्या चीज़ प्रॉब्लम आ सकता है। जैसे हमने रेलवे ट्रैक का देखा, तो रेलवे ट्रैक में क्या हुआ, हमारा वहाँ पे जो है डाटा गलत आ गया, या फिर बोल सकते हैं जो है डाटा लॉस हो गया। इस तरह से हमारा उसमें एग्जाम्पल हुआ। जैसे यहाँ पे हम प्रोसेस का भी एग्जाम्पल लेके समझे थे इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग। ओके, देन अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इतना तो समझ में आ गया, इतना तो समझ में आ ही जाना चाहिए। ओके, इसका बहुत सारा एग्जांपल होता है, जैसे कि मोर मिल्क प्रॉब्लम होता है, शेयरिंग लोन ऑफ नेबर्स के बारे में होता है। तो बहुत सारा एग्जांपल होता है। यहाँ हम यहाँ पे एक एग्जांपल जो है रेलवे का लेके आपको बताने का कोशिश किए हैं। इससे आप लोग जो है फेमिलियर होंगे ही। ओके, आपको पता ही होगा ये सब चीज़ क्या होता है। उसके बाद अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक में, और यहाँ पे लिखते हैं सिंक्रोनाइजेशन। और सिंक्रोनाइजेशन के एक और नाम से हम लोग जानते हैं जो कि है कोऑर्डिनेशन। जो प्रोसेस है, प्रोसेस में आपस में क्या रहना चाहिए, कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए। ये कौन सा प्रोसेस कब आ रहा है और कब जा रहा है, उस तरह का कोऑर्डिनेशन बन के रहना चाहिए। ओके, ये इस तरह का रख देते हैं, स्टाइल इस तरह सा लग रहा है। ओके, देन अब थोड़ा सा हम इसके बारे में कुछ कुछ पॉइंट लिखने वाले हैं। चलिए समझते हैं पहले पॉइंट क्या है। इट इज एग्रीड अपॉन प्रोटोकॉल इन एन आईपीसी। आईपीसी का फुल फॉर्म आपको मालूम ही होगा, इन्वायरमेंट टू मेक श्योर that there is no inconsistency, data loss और डेडलॉक। ओके, अब ये डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। अगर अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आप कुछ मिस किए हैं पिछले वाले टॉपिक को।
ओके, तो यहाँ पे जो है सिंक्रोनाइजेशन हमको क्यों जरूरी, उससे क्या प्रॉब्लम आ रहा था, तो सिंक्रोनाइजेशन जब हम करेंगे तो सब प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो सिंपल सा इसका डेफिनेशन क्या हुआ, इट इज एग्रीड अपॉन प्रोटोकॉल इन आईपीसी इन्वायरमेंट टू मेक श्योर, ये हमको श्योर करना है जब वहाँ पे कोई भी इनकन्सिस्टेंसी नहीं आना चाहिए, कोई भी डेटा लॉस नहीं होना चाहिए, और वह डेडलॉक में प्रोसेस नहीं जाना चाहिए। इसी मेन एम हमारा यही है सिंक्रोनाइजेशन का। ओके, आई होप आपको अब क्लियर हुआ होगा कि हमारा क्या है, और आईपीसी इन्वायरमेंट का मतलब क्या है वो भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं हमारा प्रोसेस P1 है और ये प्रोसेस P2 है, दो प्रोसेस है, और ये दो प्रोसेस है आपस में कम्युनिकेट करेगा, ये इससे करेगा कम्युनिकेट, और ये जो है इससे कम्युनिकेट करेगा। तो ये जो कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, ये किस चीज़ से करने ये करेगा कम्युनिकेट, तो ये कम्युनिकेट करेगा इस तरह से, मान लेते हैं कम्युनिकेट कर रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे ए पी, मतलब एग्रीड प्रोटोकॉल। ये जो लिखा गया है ना एग्रीड अपॉन प्रोटोकॉल, तो ये एग्रीड प्रोटोकॉल के जरिए क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा। यहाँ पे लिख भी देते हैं अग्रीड प्रोटोकॉल। ओके, एग्रीड प्रोटोकॉल के जरिए ये सब क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा। और ये जो कम्युनिकेट कर रहा है, और P1 और P2 ये हमको यहाँ पे मालूम रहना चाहिए, ये क्या कर रहा है, एक शेयर रिसोर्स का यूज़ कर रहा है। ओके, ऐसा है, अगर मान लेते हैं शेयर रिसोर्स का यूज़ कर ही नहीं रहा है तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। तो P1 और P2 जो है एक शेयर रिसोर्स का यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे मान लेते हैं शेयर रिसोर्स मतलब एक ऐसा रिसोर्स जो दोनों के लिए कॉमन हो। ओके, शेयर रिसोर्स, और ये जो है हम ये सब काम किसके जरिए करेंगे, तो ये सब काम हम करेंगे आईपीसी मैकेनिज्म के जरिए। आईपीसी मैकेनिज्म के जरिए ये सब काम चले रहेगा। ओके, और यही जो चल रहा है, ये इतना जो प्रोसेस चल रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं आईपीसी इन्वायरमेंट। यही मेरा क्या हुआ, आईपीसी इन्वायरमेंट। तो सिंक्रोनाइजेशन, अभी आप सम सिंक्रोनाइजेशन का मतलब समझिए, और सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा उससे प्रॉब्लम, वो सब समझे। ओके, आई होप आपको जो है क्लियर हुआ है किस तरह से हमारा ये काम चल रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो है सिंक्रोनाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, इसका एक और एग्जांपल आप समझ सकते हैं, जैसे सिंक्रोनाइजेशन का क्या होता है मतलब। जैसे सपोज करिएगा, हमारे पास एक प्रिंटर है, ठीक है, एक प्रिंटर है, और उसमें हम क्या करते हैं, उस प्रिंटर में बहुत सारा हम क्या करते हैं, प्रिंट आउट एक बार में लगा देते हैं। ओके, हम एक सिस्टम ये रखे हैं, दूसरा सिस्टम ये रखे हैं, इस तरह से समझिएगा। ओके, इसको भी हम डायग्राम से समझ लेते हैं। जैसे सपोज करिएगा, ये क्या है, एक प्रिंटर है। ओके, प्रिंटर को थोड़ा सा ढंग से बना देते हैं, ये क्या है, प्रिंटर है। ओके, और उसके बाद ये सिस्टम 1 है, ये सिस्टम 2 है, और ये सिस्टम 3 है। 3 सिस्टम बना लेते हैं, और ये ट्रायंगल के जरिए इसको हम अच्छा लगे इसलिए इस तरह का बना देते हैं। ओके गाइस, एंड देन एक यहाँ पे, ये 3 हमारे पास क्या है, सिस्टम है। उसके बाद जैसे मान लेते हैं ये हमारा सिस्टम 1, ठीक है, S1 सिस्टम 1, और ये क्या है, प्रिंटर है। ये सिस्टम 1 इसमें प्रिंट करना चाहेगा, और ये जो सिस्टम 2 है ये भी इसमें क्या करेगा, प्रिंट आउट लगाना चाहेगा, और ये जो सिस्टम 3 है ये भी इसमें क्या करेगा, प्रिंट आउट लगाना चाहेगा। जब तीनों सिस्टम एक ही प्रिंटर में क्या करेगा, प्रिंट आउट लगाना चाहेगा तो क्या होगा, प्रिंट आउट निकालना चाहेगा तो क्या होगा। जैसे मान लेते हैं सिस्टम 1 सिस्टम 2 और इसमें सिंक्रोनाइजेशन अगर नहीं है तो क्या हुआ, तीनों एक ही समय पे क्या किया, वो क्या किया, प्रिंट आउट वाला बटन टिपा, ठीक है, इंटर किया प्रिंट आउट वाला बटन को। तो क्या होगा, अगर सिंक्रोनाइजेशन नहीं रहता, तो जैसे सपोज करिएगा एक पेज ये है, सपोज करिएगा, बस सपोज ही करना है। ओके, मान लेते हैं ये पेज जो है प्रिंट आउट होकर निकला, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 सेक्शन बना देते हैं, और जब प्रिंट आउट होकर निकलेगा तो आधा रहेगा S1 का जो है डाटा, S1 का डाटा रहेगा, यहाँ पे S2 का डाटा रहेगा, और यहाँ पे S3 का डाटा रहेगा। इस तरह से डाटा जो है आपस में, यहाँ पे बस सपोज किए यहाँ इस तरह से रहेगा, लेकिन वहाँ पे जो है आपको पता ही नहीं चलेगा कौन किसका डाटा है, तो वहाँ पे जो है डाटा का मिक्सिंग हो जाएगा, डाटा का क्या होगा, मिक्सिंग हो जाएगा। तो इसलिए जो है सिंक्रोनाइजेशन करना ज़रूरी है। तो लेकिन आप जो आप देखते होंगे प्रिंटर वगैरह, तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे ही तीनों सिस्टम लगा प्रोसेस में, तो जिसका प्रोसेस फास्ट होगा वो क्या करेगा, प्रोसेस कर लेगा, और वो जो अपना प्रोसेस खत्म करेगा तो फिर से क्या होगा, उसमें प्रोसेस होगा। तो अगर सिंक्रोनाइजेशन नहीं रहता और सिंक्रोनाइजेशन रहता तो क्या बेनिफिट है और क्या बेनिफिट नहीं रहता, वो आपको यहाँ से भी क्लियर हो सकता है। ओके, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिंक्रोनाइजेशन का। तो सिंक्रोनाइजेशन का बेसिक फंडा जो है आपको क्लियर हो जाना चाहिए इससे, इतना से बेसिक फंडा जो है क्लियर हो जाना चाहिए। बेसिक फंडा मीन्स में आपको, अभी तक हम जो भी डिस्कस किए उसका यही कंक्लूजन है
कि सिंक्रोनाइजेशन अगर नहीं रहता तो कौन कौन सा प्रॉब्लम आ सकता था प्रोसेस में, और अगर सिंक्रोनाइजेशन है तो कौन कौन सा बेनिफिट है। बस इतना ही अभी तक हम जो किए हैं उसका कंक्लूजन है। इतना अगर आपको आ रहा है तो अभी आप सही ट्रैक में चल रहा है। ओके, एंड देन अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और टाइप्स ऑफ सिंक्रोनाइजेशन का अब हम बात करते हैं। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा हेडिंग डालते हैं टाइप्स ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। ओके, टाइप्स ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। और टाइप्स ऑफ सिंक्रोनाइजेशन में देखते हैं कितने टाइप का सिंक्रोनाइजेशन है हमारे पास। तो हमारे पास टोटल जो है 2 टाइप का सिंक्रोनाइजेशन है। ओके, तो पहला टाइप जो है हमारे पास, इसको हम लोग बोलते हैं कम्पिटिटिव, और इसका एक और नाम है, वो है कंपटीशन। ओके, ये क्या होता है वो समझ लेते हैं। और दूसरा जो हमारे पास है, यहाँ पे हम सेपरेट करें इस तरह से सेपरेट करके। ओके, दूसरा जो हमारे पास, इसको हम लोग बोलते हैं कोऑपरेटिव। तो ये क्या है, पहला, और ये क्या है, दूसरा। अब इसके डेफिनेशन का बात कर लेते हैं। ये जो लिखे हैं कम्पिटिटिव या फिर कंपटीशन, ये कौन सा सिंक्रोनाइजेशन है। इसके डेफिनेशन का बात करें तो यहाँ पे कहा जाता है टू और मोर प्रोसेस, टू और मोर प्रोसेस आर said to be in comparative, okay, in competitive synchronization if and only if। ये जो डबल इफ लिखते हैं ना इस तरह से, इसको बोलते हैं if and only if they compete, या फिर इसको हम बोल सकते हैं contend for the stability of a shared resource, shared resource। तो मतलब कहने का ये है, दो प्रोसेस, दो या दो से ज़्यादा प्रोसेस अगर कम्पिटेटिव में है तो उसको हम कम्पिटेटिव में तब बोलेंगे जब वो क्या करेगा, एक ही रिसोर्स को, शेयर रिसोर्स को क्या करेगा, हम पहले लेंगे, वो क्या करेगा, आपस में कम्पिटिट करेगा। तब उसको हम बोलेंगे क्या, वो जो है वो कम्पिटेटिव या फिर कंपटीशन वाला सिंक्रोनाइजेशन है। जैसे इसका अगर एग्जाम्पल लें तो इस तरह से भी समझ सकते हैं, ये हमारा प्रोसेस P1 है और ये प्रोसेस P2 है, और यहाँ पे एक शेयर रिसोर्स जो है 5 इसमें है। ओके, पहले से, और ये वेरिएबल क्या है, C है, और ये भी इसको यूज करना चाहता है और ये भी इसको यूज करना चाहता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ इस तरह से होगा, और ये जो प्रोसेस 1 है इसमें +1 करता है ये, और ये जो है प्रोसेस P2 इस वेरिएबल में -1 करता है। ओके, तो यहाँ पे जो है क्या होगा, यहाँ पे इनकंसिस्टेंसी आएगा। इनकंसिस्टेंसी जो है, ये वेरिएबल का ये जो C है ये कहता है हम 5 है, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे क्या होगा, चलेगा हमारे पास ये प्रोसेस चलेगा, तो यहाँ पे जो वैल्यू है या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा, या जो है कभी 4 आ जाएगा, कभी कभी 6 आएगा। लेकिन हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे क्या है, ये आया इनकंसिस्टेंसी, ये आएगा इनकंसिस्टेंसी। तो इसलिए हम इसको बोलेंगे क्या, यहाँ पे क्या होगा, प्रोसेस P1 और P2 दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, कंपटीट कर रहा है। जब कंपटीट करेगा तो वैल्यू इसका कभी 4 आ जाएगा या फिर वैल्यू कभी इसका 6 आ जाएगा। तो इस तरह से हम इस जो है, यहाँ पे अगर सिंक्रोनाइजेशन नहीं है तो वैल्यू ये आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरा क्या हुआ, इनकंसिस्टेंसी मतलब जो है रॉन्ग रिजल्ट आ रहा है। तो यहीं पे जब हम सिंक्रोनाइजेशन इसमें करेंगे तब वहाँ पे देखिएगा वैल्यू किस तरह से जो है वो सेम रह रहा है हमेशा। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ मेरे, जो है इस तरह से बोल सकते हैं, ये जो है इनकंसिस्टेंसी आ रहा है, और ये जो है सिंक्रोनाइजेशन वो है कम्पिटिटिव या फिर कंपटीशन सिंक्रोनाइजेशन। अब आते हैं कोऑपरेटिव सिंक्रोनाइजेशन में। तो इसका भी डेफिनेशन कुछ इसी प्रकार से है, सिंपल सा। वो क्या है, टू और मोर प्रोसेस आर सेड टू बी इन कोऑपरेटिव synchronization if and only if they get affected by each other
दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, दो या दो से ज़्यादा प्रोसेस को हम कोऑपरेटिव सिंक्रोनाइजेशन में तब बोलेंगे जब क्या है एक दूसरे को अफेक्ट कर रहा है। अफेक्ट इन द सेंस हुआ एग्जीक्यूशन ऑफ वन प्रोसेस अफेक्टेड अफेक्ट्स द अदर प्रोसेस। मतलब एक प्रोसेस का जो एग्जीक्यूशन है दूसरे को अफेक्ट कर रहा है। इसका एग्जांपल जो है, ये इसका एग्जांपल था यहाँ पे जो हम लिए थे। इसका एग्जांपल जो है प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम होता है। प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, ये जो है इसका प्रॉब्लम जो है, ये प्रॉब्लम कोऑपरेटिव सिंक्रोनाइजेशन को दर्शाता है। ये किस तरह से जो है कोऑपरेटिव सिंक्रोनाइजेशन हम बोल देंगे, जैसे कि इसमें क्या है, एक प्रोड्यूसर है एक कंज्यूमर है। ओके, जब प्रोड्यूसर कुछ प्रोड्यूस करता है तो वो ये मान के करता है जो कंज्यूमर उसको कंज्यूम करेगा। ओके, तो यहाँ पे उस पर जो है प्रोड्यूसर जो है कंज्यूमर पे डिपेंडेंट तो है, और जो है कंज्यूमर ये मान के चलता है जब प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा तो हम उसको कंज्यूम करेंगे। मतलब एक दूसरे पर ये क्या है, डिपेंडेंट है। एक का काम दूसरे को अफेक्ट करेगा। जैसे मान लेते हैं, सपोज करिएगा प्रोड्यूसर क्या हुआ, प्रोड्यूस कर रहा है और कंज्यूमर कंज्यूम कर ही नहीं रहा है। तो एक ऐसा टाइम आएगा जो प्रोड्यूसर जो है उसका जो है बफर बोल सकते हैं, बफर क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा। तो क्या होगा, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करना बंद कर देगा। ओके, और वैसे ही मान के चलिएगा, तो यहाँ पे जो है अगर डिपेंडेंट नहीं है तो क्या हुआ, प्रोड्यूसर कंज्यूमर का बात ही नहीं रहेगा, कंज्यूम कर ही नहीं रहा तो प्रोड्यूस करने का मतलब ही क्या है। तो वहीं दूसरा केस लेते हैं, कंज्यूमर कंज्यूम करते जा रहा है और प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर ही नहीं रहा, तो क्या होगा, एक ऐसा समय आएगा जब सब कुछ खत्म हो जाएगा और जो है कंज्यूमर फिर से कंज्यूम करना नहीं पाए, कंज्यूम नहीं कर पाएगा। तो ये भी क्या है, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है क्योंकि कंज्यूम करना है कंज्यूमर को, और कंज्यूमर कंज्यूम करना है क्योंकि प्रोड्यूस करना है प्रोड्यूसर को। ओके, तो ये दोनों क्या है, आपस में डिपेंडेंट है, इसलिए हम इसको बोलेंगे क्या, इसलिए इसको हम बोलेंगे ये है कोऑपरेटिव सिंक्रोनाइजेशन। मतलब एक का जो है क्या बोल सकते, एक का वर्क दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट है। ओके, इतना आई होप आपको जो है क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पे प्रोड्यूसर और कंज्यूमर में एक ही जो है दो कंडीशन आता है, एक का कंडीशन आएगा फुल बफर का और दूसरा जो कंडीशन आएगा वो आएगा एम्प्टी बफर का। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देन इतना करने के बाद एक और ये जो है प्रोड्यूसर कंज्यूमर एग्जांपल हम अच्छे से समझेंगे उसका जो है प्रॉपर एल्गोरिथम लिख के। तो अभी तक हम जो भी डिस्कस किए हैं उसमें आपको जो है प्रोसेस जो सिंक्रोनाइजेशन है वो क्यों ज़रूरी है, वो होता क्या है, और उसका जो टाइप है वो आपको समझ में आना चाहिए। ओके, यहाँ पर एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कोई चीज़ आप ऑनलाइन परचेस करते हैं, तो वहाँ पे सपोज करिएगा वो आइटम का एक ही आइटम बचा हुआ है और दो जो है, दो यूज़र उसको खरीदना चाहते हैं, लेकिन आइटम जो है वो एक ही बचा हुआ है। तो वहाँ पे दोनों एक ही साथ जो है, और दोनों को मालूम नहीं है जो वो खरीद रहा है हम नहीं, हम भी खरीद रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो दूसरा यूज़र है, आप दूसरा यूज़र है, दोनों एक ही साथ खरीदना चाहते हैं। तो क्या होगा, क्या वो जो एक ही आइटम बचा हुआ है क्या वो दोनों के पास खरीदा जाएगा, नहीं, वो सिर्फ एक ही के पास खरीदाना चाहिए, और ऐसा भी नहीं जो खरीदाना ही नहीं चाहिए। तो वहाँ पे भी क्या है, सिंक्रोनाइजेशन जरूरी है। जो प्रोसेस फास्ट होगा वो प्रोसेस उसको क्या करेगा, खरीद लेगा। और जो प्रोसेस क्या होगा, थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, तो वहाँ पे क्या होगा, वो प्रोसेस उसको बता देगा ये क्या हुआ, पहले से ही खरीदा गया है। ओके, तो ये सब जो है सिंक्रोनाइजेशन का आपको समझ में आना चाहिए। बहुत सारे एग्जांपल, अगर सीट रिजर्वेशन का बात करें ट्रेन में, तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे सीट एक ही बचा हुआ है और दो जो है उसमें यूज़र उसको क्या करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, उसको रिजर्व करना चाहते हैं अपने लिए। तो एक ही समय पे क्या होगा, क्या दोनों के पास वो सीट बुक हो जाएगा, नहीं होना चाहिए। ओके, तो वहाँ पर भी क्या है, सिंक्रोनाइजेशन हेल्प करता है, ताकि वो जो सीट है, एक ही सीट बचा हुआ है और बहुत सारे यूज़र है तो सिर्फ एक ही के साथ पास जो है वो रिजर्व बताना चाहिए। ओके, आई होप आपको ये समझ में आना चाहिए हो गया। और उसके बाद ये भी हम समझेंगे कि किस तरह से और आगे काम होता है, कैसे इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे ये जो है डाटा लॉस हो रहा है उसको हम बताएंगे। तो वो सब इसमें हम चैप्टर में देखने वाले हैं, और बहुत सारा एल्गोरिथम है, सबको वन बाय वन समझेंगे। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा गाइस। तो मिलते हैं अपने अगले सेक्शन में, जहाँ पे इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे और समझेंगे किस तरह से इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं गाइस अपने अगले सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।